यस, हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे डिफरेंशियबिलिटी के, तो कुछ और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं डिफरेंशियबिलिटी के। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करी जाती है, 3 जगह पे। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया कहीं पे तो वहाँ पे डिफरेंशियबल नहीं होगा। लाइक एक्स इक्वल टू ए प्लस एच, ये सीकेंड का स्लोप, और एक्स इक्वल टू ए और ए माइनस एच, इस सीकेंड का स्लोप, मतलब इन पॉइंट्स को मिलाने वाली सीकेंड का स्लोप एक्स इक्वल टू ए पे टेंजेंट के स्लोप के इक्वल नहीं होगा या फिर तकरीबन इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना। तो कल हमने क्वेश्चन देखे थे कहाँ कहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी चेक होती है। अगर कहीं शार्पेज आ जाए तो वहाँ पे, और शार्पेज का पता कैसे पड़ेगा, मॉड से, बताया हुआ है लास्ट लेक्चर में। दूसरा, अगर कहीं फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा हो वहाँ पे हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। तीसरा, कहीं पे अगर वर्टिकल टेंजेंट आ रही हो वहाँ पे हमको डिसकंटिन्यूटी चेक करनी होती है। तो चलिए इसी ऑर्डर में 3-4 क्वेश्चन पहले देख चुके हैं, अब 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स आपका इस तरीके से डिफाइंड है कुछ, साइन एक्स, कब है ये, जब एक्स आपका पाई से छोटा है। और दूसरा है एम एक्स प्लस एन, एम एक्स प्लस एन, कब है ये, जब एफ इफ एक्स आपका ग्रेटर देन पाई है, तभी है ग्रेटर देन इक्वल टू पाई। तो फंक्शन तो कंटिन्यूअस हो गया आपका। कैसे कंटिन्यूअस हो गया, साइन एक्स और साइन एम एक्स प्लस एन, पाई से पहले पहले ये डिफाइंड हो, पाई के बाद ये डिफाइंड है। अब ये बोल रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स वेयर, ये जो m है, m एंड n आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ठीक है, इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, देन फाइंड m एंड n। आपको m और n की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, जबकि ये गिवन फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल है। तो देखिए हर जगह डिफरेंशिएबल है तो कहाँ देखेंगे, देखिए ये भी आपका हर जगह डिफरेंशिएबल होता है और ये भी आपका हर जगह डिफरेंशिएबल होता है। क्यों होता है, साइन एक्स आपका कहीं भी हर जगह कंटिन्यूअस होता है, साइन एक्स में कहीं भी शार्प एज भी नहीं आता है और ना ही वर्टिकल टेंजेंट आती है, तो ये भी हर जगह डिफरेंशिएबल है। और एम एक्स प्लस एन, ये तो आपके पास सिंपल स्ट्रेट लाइन है, ये भी हर जगह डिफरेंशिएबल होती है। यहाँ प्रॉब्लम क्या आ सकती है, पाई पे। क्यों, क्योंकि पाई पे दो, पाई से पहले एक दूसरा फंक्शन डिफाइंड है, पाई के बाद दूसरा फंक्शन डिफाइंड है ना। तो ये पाई पर अगर अगर ये हर जगह डिफरेंशिएबल है तो उसका मतलब है ये पाई पर भी डिफरेंशिएबल होगा। तो पाई पर डिफरेंशिएबिलिटी केवल चेक कर लेंगे। तो देख लेते हैं, एफ डैश पाई प्लस, और ये बोल रहा है डिफरेंशिएबल है, तो उसका मतलब एफ डैश पाई प्लस इक्वल टू एफ डैश पाई माइनस इक्वल टू एफ डैश पाई, ये होगा फिर। ठीक है ना। तो पाई प्लस देख लेते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ पाई प्लस एच माइनस एफ ऑफ पाई अपॉन एच, यही हो जाएगा। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ पाई प्लस एच, पाई से बड़ा, पाई से बड़ा, तो यहाँ पे ये पाई से पहले पहले, पाई के बाद तो ये वाला फंक्शन डिफाइंड है, तो ये एफ एक्स है, इस वाली डेफिनेशन से डिफाइंड होगा। तो एम पाई प्लस एच प्लस एन माइनस एफ ऑफ पाई, पाई पर इक्वल भी यही है, एक्स अगर पाई होता है तब भी यही फंक्शन डिफाइंड है। ये फंक्शन कब डिफाइंड है, जब एक्स पाई या पाई से बड़ा है। तो पाई प्लस एच पर भी यही डिफाइंड है, पाई पर भी यही डिफाइंड है। पाई से छोटे पर ये वाला फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। तो एफ ऑफ पाई आपका यहाँ से आ जाएगा, तो एम इंटू पाई प्लस एन, ये डिवाइड में कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब ये डिफरेंशिएबल, अगर ये डिफरेंशिएबल है तो उसका मतलब दिस इक्वल टू दिस इक्वल आना चाहिए और फाइनाइट नंबर भी आएगा। तो कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, इसको इजी कर लेते हैं, एम पाई प्लस एम एच प्लस एन माइनस एम पाई माइनस एन अपॉन एच, ये आ गया। तो एम पाई से एम पाई गया, एन से एन गया, क्या बचा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एम एच अपॉन एच, ये आपका एम बच चुका है। अब एफ डैश पाई माइनस देख लेते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ पाई माइनस एफ ऑफ पाई माइनस एच अपॉन एच, लिमिट
एच टेंडिंग टू जीरो, एच टेंडिंग टू जीरो, ये कितना हो जाएगा? एन माइनस साइन आई माइनस एच और ये अपॉन एच कितना हो जाएगा? एम पाई प्लस एन माइनस, देखो साइन पाई माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन एच और ये अपॉन एच। ठीक है ना, ये आ गया आपके पास में। आगे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास एल एच एल भी आ गया, आर एच एल भी आ गया। तो एफ डैश पाई प्लस ये हमारे पास एम आ गया था, और एफ डैश पाई माइनस, ध्यान दीजिएगा आप, ये हमारे पास आया है एम पाई प्लस एन माइनस साइन एच, माइनस साइन एच और अपॉन एच, ये आया है। और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आप ये भी जानते हैं कि क्या होना चाहिए, ये रिलेशन होना चाहिए कि ये तीनों एफ डैश पाई प्लस, एफ डैश पाई माइनस और एफ डैश पाई, ये तीनों बराबर होने चाहिए। इसका मतलब अगर, क्योंकि ये बोल रहा है कि फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर एच आ रहा है तो लिमिट लिखना मुझे ज़रूरी हो जाएगा, यहाँ पर मुझे लिमिट लिखनी पड़ेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि एम इक्वल टू है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एम पाई प्लस एन माइनस साइन एच इसके बराबर है, और ये अपॉन एच। अब देखो ध्यान से देखना, ये बराबर कब हो सकते हैं? देखिए अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूं ना, अगर यहाँ मैंने लिमिट अप्लाई कर दिया तो ये h आपका जीरो पे चला जाएगा, साइन h भी जीरो पे चला जाएगा, तो ये तो आपके पास कांस्टेंट अपॉन जीरो आ जाएगा। अगर अभी मैं लिमिट रख दूं, h मेरा क्या है तकरीबन जीरो, तो h की जगह अगर मैं जीरो रख दूंगा तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा और अपॉन जीरो, तो मेरे पास m पाई प्लस एन अपॉन जीरो आ जाएगा, और वो इक्वल टू m हो नहीं सकता। तो ये दोनों इक्वल हो जाए, इसके लिए आप खुद सोचिए क्या होगा। देखिए इसके लिए एक कंडीशन होगी, क्या कंडीशन होगी कि पहले तो ये नंबर फाइनाइट होना चाहिए, m फाइनाइट होगा, कांस्टेंट है m तो कांस्टेंट रहेगा। ये फाइनाइट कैसे होगा? आप देखो यहाँ दिमाग लगाओ, m एक ही तरीका है, m पाई प्लस n अपॉन h, है ना। यहाँ पर वो बच्चा, जो बच्चे को, जिस बच्चे ने कंटिन्यूटी लिमिट को अच्छे से पढ़ा है, वो बच्चा कर देगा यहाँ पे m पाई प्लस n अपॉन h माइनस लिमिट, अलग अलग कर दिया मैंने, और अगर जब मैंने इनको अलग अलग कर दिया तो फिर इसका मतलब क्या है, अब ये सेपरेट नहीं होंगे जब तक कि कांस्टेंट नहीं आ जाते। ये तो वन हो जाएगा आपका, क्यों? लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड टू जीरो साइन एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, भाई ये आपका वन होता है, तो ये तो वही है, एफ ऑफ एक्स की जगह एच है आपका और वो जीरो पे ही जा रहा है, तो ये तो वन हो जाएगा। अब देखिए ये डिनोमिनेटर में आपके पास एम पाई प्लस एन है, एम पाई प्लस एन है, ये पूरा जो है आपका, ये पूरा नंबर आपका जीरो होगा, क्योंकि अगर ये ऊपर अगर आपका जीरो नहीं बना और जीरो के अलावा कुछ भी बन गया, तो ये जैसे मान के चलो एम पाई प्लस एन की वैल्यू आप मान के चलो 5 आता है, तो 5 अपॉन एच ये फिर से इनफाइनाइट हो जाएगा। एक ही तरीका है अब इसको कांस्टेंट बनाने का या इसको फाइनाइट बनाने का, एम पाई प्लस एन जो है वो जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि अगर एम पाई प्लस एन जीरो नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर ये आपके पास m जो है वो इनफाइनाइट के इक्वल आ जाएगा, और उसका मतलब तो है कि m इक्वल टू इनफाइनाइट आ नहीं सकता, क्योंकि एफ डैश पाई प्लस ये दोनों लिमिट फाइनाइट आनी पड़ेगी, पढ़ा है ना हमने ये भी, और ये इक्वल है, इक्वल क्या हो, फाइनाइट नंबर होना चाहिए, ये हम देख चुके हैं, तो इधर से इनफाइनाइट नहीं आ सकता, ये तो वन बन गया, अब इसको भी कांस्टेंट आना पड़ेगा, और ये कांस्टेंट केवल जीरो आ सकता है, जीरो के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये पूरा जीरो होगा। अब हम कंडीशन लगा देते हैं, टू मेक एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू पाई, एफ डैश पाई प्लस इक्वल होना चाहिए एफ डैश पाई माइनस के, इक्वल टू कोई फाइनाइट नंबर होना चाहिए, फाइनाइट नंबर ही होगा ये। तो फाइनाइट नंबर कब होगा? एक ही तरीका है, जब एम पाई प्लस एन जीरो हो जाए, और जैसे ही ये जीरो हो जाएगा फिर ये एच आपका जीरो पे ट्रेंडिंग है, तो जीरो जीरो अपॉन एच आपका डॉट जीरो नहीं, जीरो पे ट्रेंडिंग है, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो एम, इसका मतलब है एम पाई प्लस एन, भाई ये जीरो हो जाए, और अगर ये जीरो हो गया तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी, एम
इक्वल टू एम पाई प्लस एन की जगह जीरो, या एम पाई प्लस एन की जगह जीरो रखा जा सकता है, जीरो माइनस ये लिमिट h टेंडिंग टू जीरो साइन h अपॉन h, यही बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, m इक्वल टू आपका -1 आ गया, m इक्वल टू -1 आ गया। और दूसरी क्वेश्चन ये है m पाई प्लस n ये इक्वल टू जीरो, m की वैल्यू रख दो, माइनस पाई प्लस n इक्वल टू जीरो, तो n इक्वल टू पाई आ गया। हो गया क्वेश्चन सॉल्व आपका, m इक्वल टू -1 है और n इक्वल टू पाई है ना। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। जैसे इसका एक छोटा तरीका भी है, वो बच्चे जो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना जानते हैं उनके लिए है। एक और तरीका, mx प्लस एन यही था ना, ये कब है, जब x आपका लेसर देन इक्वल टू पाई है, जब x आपका लेसर देन पाई है। और ये कब है, जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू पाई है। इज, ये बोल रहा है कि हर जगह डिफरेंशिएबल है, इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, यही तो बोला था, एवरीवेयर। ये डिफरेंशिएबल को लिखने का छोटा तरीका, एवरीवेयर फाइंड m एंड n, यही क्वेश्चन था। अब देखो, अगर ये हर जगह डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब अब ये डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया तो फिर वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। और ये तो बोल रहा है डिफरेंशिएबल है। देखो ये भी हर जगह कंटिन्यूअस है, और ये तो लीनियर फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता ही है। और ये दोनों मिलकर के हर जगह कंटिन्यूअस है, तो ये दोनों तो केवल एक ही जगह है, पाई। पाई से पहले ये डिफाइंड है, पाई से बाद में ये डिफाइंड है, इसका मतलब ये पाई पर भी कंटिन्यूअस ही होगा ना। सॉल्यूशन f of x should be कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होना पड़ेगा अब इसको, एट x इक्वल टू पाई। तो x इक्वल टू पाई पे कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या है, कि पाई पर इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाए, यही तो मतलब होता है कंटिन्यूअस होने का। या फिर चलो ऐसे ले लो, आपका जो f ऑफ पाई प्लस इक्वल टू एफ ऑफ पाई माइनस इक्वल टू एफ ऑफ पाई होना चाहिए, यही होते हैं कंटिन्यूटी की कंडीशन, तो यही है। तो एफ ऑफ पाई प्लस पे ये वाला फंक्शन डिफाइंड है आपका, पाई माइनस पे ये वाला फंक्शन डिफाइंड है, और पाई पे भी यही फंक्शन डिफाइंड है। तो एफ ऑफ पाई प्लस अगर देखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, तो पाई प्लस बोले तो पाई प्लस एच, तो एक्स की जगह पाई प्लस एच रख दिए, जो भी फंक्शन डिफाइंड है, तो एम पाई प्लस एच प्लस एन इक्वल टू एफ ऑफ पाई, पाई माइनस एच, पाई माइनस मतलब पाई माइनस एच, तो यहाँ पे ये साइन पाई माइनस एच, और एफ ऑफ पाई, पाई के लिए यही फंक्शन डिफाइंड है फिर से, तो एम पाई प्लस एन, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट बेटा लगाना ज़रूरी थी, लिमिट लगाना ज़रूरी थी, है ना। ऐसे कर सकते, मतलब लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ पाई प्लस यहाँ से आ जाएगा, तो एम पाई प्लस एच प्लस एन इक्वल टू साइन, सॉरी पहले लिमिट साइन माइनस एच इक्वल टू पाई, तो एम पाई प्लस एन, एफ ऑफ पाई तो यही है ना। लिमिट लगा कर दीजिए, तो लिमिट जैसे लगाएंगे तो एम पाई प्लस एन इक्वल टू एम पाई प्लस एन, लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी, तो एम पाई प्लस एम एच प्लस एन लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच हो जाएगा सिंपली, और ये तो एम पाई प्लस एन है ही सही, है ना। अब कुछ भी कर दे, अब एच क्या है आपका, तकरीबन जीरो, तो एच की वैल्यू रख दीजिए हर जगह, इंडिटरमिनेंट फॉर्म तो बन रही है, तो एच जीरो कर दीजिए, तो एम पाई प्लस एन इक्वल टू साइन जीरो इक्वल टू एम पाई प्लस एन। अब इधर से देख लो, इधर से लगे, दोनों तरफ से एक ही कंडीशन बन रही है, तो एम पाई प्लस एन इक्वल टू जीरो, ये आ गया डिफरेंशिएबिलिटी से, ठीक है ना। ये कंटिन्यूटी वाली बात हो गई, ऐसे कर सकते हैं कंटिन्यूटी से। दूसरा बोलते हैं डिफरेंशिएबल है, तो अब वो डिफरेंशिएबल वाली कंडीशन लगा दो, है ना। ये दूसरा तरीका है। वैसे इस तरीके को और भी अगर शॉर्ट करके देखना चाहते हो, ये तो मैंने जस्ट पूरा ग्रामेटिकली बताया, अगर इसको और भी छोटा करके देखना चाहते हो तो एक तरीका और है इसका, तो वो जो दूसरा तरीका है जिसके बारे में हम अक्सर मैं बात कर रहा था अभी, ठीक है, मैं आपको भी सजेशन देना चाहूंगा कि वो छोटा तरीका आप सीख ले तो बहुत टाइम बच जाएगा आपका, है ना। पूरा एक प्रोसीजरल वाइज तरीका तो मैंने अभी बता ही दिया है पहले। इसका जो छोटा तरीका है, देखो छोटा तरीका कैसे यूज करते हैं इसका, है ना। प्रोसीजर से जाएंगे तो ये
ये प्रोसीजर से इस तरीके से देखो, ये बोल रहा है कि हर जगह डिफरेंशिएबल है। हर जगह डिफरेंशिएबल इसका मतलब क्या है कि हर जगह कंटिन्यूअस भी है और हर जगह डिफरेंशिएबल तो यही थी। तो कंटिन्यूअस इसका मतलब क्या है कि पाई से पहले जहां पर ये फंक्शन खत्म हो रहा है, पाई में वहीं से ये फंक्शन स्टार्ट होना चाहिए। मैं बोलता हूँ पाई है बेटा, ये पाई, पाई से पहले ये डिफाइंड है, पाई के बाद ये डिफाइंड है, और ये कंटिन्यूअस है। तो उसका मतलब यही तो है कि जहां से ये फंक्शन खत्म होगा वहीं से फिर ये शुरू हो जाएगा। यही तो मतलब होता है इस चीज का। तो इसका मतलब क्या है कि ना पाई के आसपास दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, और ये हर हमेशा कर सकते हो। अगर इस तरीके का नेस्टेड फंक्शन अगर कंटिन्यूअस बताते हैं तो आप ये जो ब्रेक हो रही है ना जैसे इंटरवल, और अगर ये कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब है ब्रेकिंग पॉइंट पे सारे के ब्रेकिंग पॉइंट पे फंक्शन जो है वो इक्वल आना चाहिए। तो इसका मतलब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू पाई पे, तो x इक्वल टू पाई पे जितना ये होगा उतना ही इसको होना पड़ेगा, क्योंकि जहां से वैल्यू छोड़ेगा वहीं से ये वैल्यू को कैच करेगा। क्योंकि अगर सपोज इसने वैल्यू यहाँ छोड़ी और अगर इसने यहाँ से दूसरे नंबर से स्टार्ट कर दिया तो इट कंटिन्यूअस हो जाएगा। कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या है कि पाई पे जहां से ये ब्रेक हो रहा है साइन, वहीं से फिर ये चाहे स्टार्ट हो जाए, है ना। तो चलिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए फिर तो हम ये भी बोल सकते हैं इसका मतलब साइन पाई इक्वल टू कितना होगा, एम पाई प्लस एन होगा। यही तो मतलब है इस चीज का। तो ये कितना हो जाएगा, साइन पाई तो कितना होता है 0 इक्वल टू एम पाई प्लस एन। देखो ये एक इक्वेशन सीधे आ गई। अब दूसरा बोलता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, हर जगह डिफरेंशिएबल है, तो एफ एक्स शुड बी शुड बी शुड बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू पाई। एक्स इक्वल टू पाई पर डिफरेंशिएबल भी है। तो डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या है कि पाई पर जितना, देखो डिफरेंशिएबल एक्स इक्वल टू पाई पर डिफरेंशिएबल होने का मतलब ये हो गया कि एक्स इक्वल टू पाई पे जो इसका डिफरेंशिएबल वैल्यू है वही इसकी डिफरेंशिएबल वैल्यू होगी एक्स इक्वल टू पाई पे। तो वो भी कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स किस पर, एट एक्स इक्वल टू पाई, इक्वल टू होना चाहिए डी वाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ एम एक्स प्लस एन किस पर, एट एक्स इक्वल टू पाई। तो कर देते हैं इसको भी। साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है कॉस एक्स। अब एक्स की जगह क्या रखना पड़ेगा, पाई। इसका कितना हो जाएगा, केवल m हो जाएगा, x का 1 हो जाए तो n का तो 0 हो जाएगा, एट x इक्वल टू पाई। अब यहाँ पे x रखने के लिए है ही नहीं कुछ, जब x है ही नहीं तो नहीं रखेंगे, और इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पर x की जगह पाई रख देते हैं, तो cos पाई इक्वल टू m। तो m कितना आ गया यहाँ से, m इक्वल टू -1 आ गया। देखो आ गया ना, एक दो ही लाइन में आ गया। और ये m -1 उठा करके इसमें रख दो, तो यहाँ से जैसे रखोगे आपके पास क्या आएगा, 0 इक्वल टू माइनस पाई प्लस n, और n इक्वल टू कितना आ गया, पाई। हो गया क्वेश्चन आपका। चलिए आगे देखते हैं, छोटा तरीका क्वेश्चन को करने का। अगला अगला एग्जाम्पल देखते हैं अपना। एफ ऑफ एक्स आपका गिवन है कुछ इस तरीके से, एक्स माइनस ई इंटू ये 2 है माइनस टू रेस टू द पावर -2, और ब्रैकेट में है 1 प्लस ई माइनस एक्स। कब है ये डेफिनेशन आपकी, जब एक्स आपका ई नहीं है तब, और जब एक्स आपका ई है तो ये सिंपली आपका 0 हो रहा है, ठीक है ना। फाइंड द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल और नॉट। अब देखिए आपको ये चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो देखो अगर x आपका e हो जाता है तो उसमें प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। x आपका जैसे ही e हो जाएगा तो रखो यहाँ पे e, तो ये कितना हो जाएगा, e रखोगे तो ये e माइनस ई 0 इंटू 2, है ना, और 2 की पावर फिर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 1 अपॉन ये 0 हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, ये 0 की पावर आपके पास हो रहा है ये तकरीबन 1, ये 0 की पावर आपके पास यहाँ पे अगर वैल्यूज देखें तो ये 0 की पावर 0 अपॉन 2 की पावर है तो ये 2, और ये 2 इंटू 1 अपॉन 0। तो ये देखिए नॉट डिफाइंड सा कुछ तो भी आ रहा है। तो इसका मतलब अब हमको क्या करना पड़ेगा ना, देखो मतलब x इक्वल टू अगर e रख देते हैं तो ये ऐसी कुछ वैल्यू आ रही है, इस तरीके का कुछ आ रहा है। तो ये आपके पास अगर इधर देखें 2 की पावर 1 अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी तो 2 की पावर इन्फिनिटी
2 रेस टू द पावर इन्फिनिटी हो जाएगा और 1/2 रेस टू द पावर इन्फिनिटी, जीरो पे तो जा रहा है ये, सही है ना। ये थोड़ा अगर समझने की कोशिश करें तो देखिए, अगर x इक्वल टू ई के आसपास बात करें, ई प्लस और ई माइनस पे, ई प्लस और ई माइनस पे बात करें तो ये तकरीबन जीरो पे जा रहा है। मतलब अगर ई से बड़ा नंबर, एक्स इक्वल टू ई पर ये डिफाइंड है, एक्स इक्वल टू ई प्लस, मतलब ई से बड़े के लिए ये, ई से छोटे के लिए भी यही डिफाइंड है। तो ई प्लस की बात करूं तो अगर यहाँ पे एक्स में ई से बड़ा कोई नंबर रखूं तो ई प्लस एच, तो कितना आ जाएगा, थोड़ा सा बहुत छोटा सा नंबर, तो तकरीबन जीरो प्लस हो जाएगा, या फिर रख लीजिए यहाँ पे जीरो प्लस हो जाएगा, जीरो प्लस हो जाएगा। और ये 2 की पावर -2 और ये भी 1 ये ई माइनस एक्स है ना, तो ये आपके पास जीरो माइनस हो जाएगा। तो देखिए क्या बना ये, जीरो प्लस रेस टू द पावर 2 -2 और ये जीरो माइनस, जीरो माइनस होगा आपका, मतलब एक नेगेटिव नंबर है ये, है ना। और ये नेगेटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर और ये नेगेटिव नंबर मिलके जीरो प्लस बना देंगे, तो ये 1/1/0 प्लस हो जाएगा। और ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2 रेस टू द पावर इन्फिनिटी, 2 रेस टू द पावर इन्फिनिटी हो जाएगा ये। तो ये आपके पास जीरो प्लस और रेस टू द पावर इन्फिनिटी बन रहा है। तो ये आपके पास एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, जीरो रेस टू द पावर तकरीबन इन्फिनिटी, है ना। तो ये जीरो रेस टू द पावर इन्फिनिटी, नहीं सॉरी, जीरो रेस टू द पावर इन्फिनिटी जो है, मतलब जीरो उसकी पावर इन्फिनिटी, ये तकरीबन जीरो पर ही जाएगा आपका। तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस तो है आपका, अगर इसकी लिमिट निकालोगे तो ये कंटिन्यूस तो रहेगा आपका, है ना। अब वो कह रहा है कि इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करो, जिन बच्चों को ये मैंने जो बोला अगर समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, थोड़ा अपर स्टैंडर्ड की चीज़ थी वो, है ना। हालांकि मैंने कंटिन्यूटी पढ़ाया हुआ है आपको, तो ऐसा भी नहीं है भाई, समझ में आना तो चाहिए। मगर नहीं भी समझ में आया तो आप तो इतनी बात ध्यान रखिए कि ये डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए बोल रहा है। एक्स इक्वल टू ई के अलावा ये हर जगह कंटिन्यूस होगा, शार्प एज भी इसमें कभी आएगा नहीं। एक्स इक्वल टू ई पर ही केवल ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो जहां फंक्शन ब्रेक हो रहा है हम वहीं पे इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। तो एफ डैश जीरो प्लस इक्वल टू एफ डैश जीरो माइनस आना चाहिए, और फाइनाइट नंबर भी होना चाहिए। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f of 0 plus h माइनस f of 0, आई एम सॉरी, ई पर लिमिट चेक होगी, ई पर, जीरो पर नहीं, फंक्शन ई पर ब्रेक हो रहा है, जीरो पर ब्रेक नहीं हो रहा है। तो एफ डैश ऑफ ई प्लस, तो एफ ऑफ ई प्लस एच माइनस एफ ऑफ ई पर ब्रेक हो रहा है ना, जीरो पर थोड़ी ब्रेक हो रहा है, जीरो तो आ रहा है वैल्यू, ई पर ब्रेक हो रहा है फंक्शन आपका, तो अपॉन एच हो जाएगा ये। तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f of e प्लस h, f of e प्लस h कहाँ से लेगा, x इक्वल टू e पर केवल ये डिफाइंड है, जीरो है फंक्शन की वैल्यू, उसके बाद हर जगह यहाँ से डिफाइंड है। तो f of e प्लस h, ई फंक्शन ये वाला एक्टिव हो जाएगा, तो रख देता हूँ इसमें e प्लस h माइनस e माइनस टू 1 e माइनस e प्लस h माइनस, ये कितना है आपका f of 0, तो f of 0 तो जीरो ही होता है, तो ये जीरो हो गया, अपॉन h हो गया, कितना आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, अब ये है जो लिख देता हूँ, ये है मेरे पास h रेस टू द पावर, पावर कितनी है h की पावर है आपके पास 2 माइनस 2 अपॉन माइनस h माइनस जीरो, और ये अपॉन h, यही है। तो देखिए आगे कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो h 2 रेस टू द पावर 2 अपॉन h, और ये अपॉन h है, ये h से h गया, है ना, ये h से h गया, और आपके पास कितना बचा, केवल आपके पास कितना बचा, एक मिनट, हाँ e प्लस एच रखा था यहाँ पे मैंने, e प्लस एच माइनस ई, तो e ही तो बचेगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट ही बचना चाहिए, तो h से h कैंसिल हो गया। अब है मेरे पास लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, तो ये 2 रेस टू द पावर 2 अपॉन h, तो देखिए 2 कांस्टेंट अपॉन बहुत छोटा सा नंबर, तो 2 अपॉन बहुत छोटा सा नंबर तकरीबन जीरो प्लस, ये आपका पास क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये 2 रेस टू द पावर इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब ये आपका इन्फिनिटी पे जाएगा। तो आपका e प्लस मतलब आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव तो इन्फिनिटी आ गया। अब अगर राइट हैंड डेरिवेटिव इन्फिनिटी आ गया ना, तो अब चाहे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका कांस्टेंट भी हो, तब भी आपके पास लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती भाई, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए ना एफ डैश ई प्लस और एफ डैश ई माइनस की, तो अब लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, फाइनाइट कहाँ आ रही है ना वो। अब दूसरी लिमिट आपकी अगर कुछ भी आ जाए,
आपका फंक्शन कंटिन्यूस तो नहीं हो सकता। बाकी मैं वो भी निकाल के दिखा देता हूँ एफ डैश ई माइनस। वैसे यहीं से डिसाइड हो गया कि फंक्शन आपका जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ e माइनस f ऑफ e माइनस h अपॉन h f ऑफ e अगेन 0 माइनस f ऑफ e माइनस h कितना हो जाएगा, रख दीजिए e माइनस h माइनस e 2 रेज टू द पावर माइनस 2 अपॉन ये बेटा कितना हो जाएगा e माइनस e माइनस h और ये अपॉन में h लिमिट h टेंडिंग टू 0 कितना हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा आपका माइनस h, ठीक है ना, ये माइनस ही बचेगा ना, ये माइनस h बचेगा यहाँ से और ये e रेज टू द पावर माइनस का 2 अपॉन देखो इधर ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस आपका, ये इसका माइनस ये ई तो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का h हो जाएगा तो ये प्लस का h और ये अपॉन कितना हो जाएगा h, तो ये h से h गया माइनस साइन उसको बाहर दे दो माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0 e रेज टू द पावर माइनस 2 अपॉन h 2 अपॉन h फिर से आपका जो होता है कितना हो जाता है इनफाइनाइट, तो ये e की पावर माइनस इनफाइनाइट और ये आपका जीरो की तरफ चला जाता है, तो इधर से तो कितना आया था इन्फिनिटी और यहाँ से कितना आ रहा है जीरो, कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं होता उससे भाई। आपकी जो लिमिट थी एफ डैश ई प्लस वो तो इक्वल नहीं आई ना एफ डैश ई माइनस के, सो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ई, एक्स इक्वल टू ई पर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है ये, एक्स 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स, ध्यान दीजिएगा फंक्शन अच्छा है ये, और दूसरा है x अपॉन 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स। ये कब है, जब x मॉड ऑफ x आपका ग्रेटर देन 1 है, देखो x नहीं मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1 बोल रहा है वो, ये कब है, जब मॉड ऑफ x आपका लेसर देन 1 है ना। अब देखो मॉड ऑफ x आपका ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या है, आपको पता होना चाहिए कि x आपका ग्रेटर देन 1 है एंड x आपका लेसर देन माइनस 1 है, तभी तो मॉड वैल्यू आपकी 1 से बढ़ी जाएगी। तो माइनस 1 से छोटा क्या क्या हो सकता है, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5, उसका मॉड लेंगे तो वो तो 1 से बड़ा ही तो होगा। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ मॉड ऑफ एक्स मेरा लेसर देन 1 है, इसका मतलब क्या है कि एक्स मेरा 1 से भी छोटा है और इधर मेरा माइनस 1 से जो है वो बड़ा है, इसी बीच में तो मॉड वैल्यू आपकी 1 से छोटी आएगी, है ना। तो पहले आपको ये इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि इस रीजन में ये डिफाइंड, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि एक्स जो है मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है एंड एक्स जो है मेरा लेसर देन इक्वल टू माइनस 1 है। यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि एक्स जो है मेरा ग्रेटर देन माइनस 1 है और लेसर देन 1 है, तो वही एक ही बात है, ठीक है ना। उसके लिए आपका ये मॉड इस तरीके से फंक्शन जो है आपका डिफाइंड है, फंक्शन आपको ये गिवन है ना। मैं हटा देता हूँ इसको, ये तो मैंने कैलकुलेशन करी थी। अब वो आगे जो क्वेश्चन पूछ रहा है देन फाइंड, क्वेश्चन के बारे में पूछा है, फाइंड एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स एट, पूछा होगा फंक्शन आपका मिसप्रिंट है इस फंक्शन क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन तो अच्छा है, अपन ही बनाते हैं इसको कि इसमें एट एक्स इक्वल टू 1 पर के बीच में ये है ना, फाइंड द एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 पे आपको बताना है कि फंक्शन एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, हाँ ये फाइंड द एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 इफ एग्जिस्ट। अभी ये क्वेश्चन अच्छा हो गया आपका, क्या कंडीशन है कि एफ डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है एक्स इक्वल टू 1 पे, अगर एग्जिस्ट करता है तो यहाँ से आप देख करके बता सकते हो कि एक्स इक्वल टू 1 पे आपका जो है डेरिवेटिव वो एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे नहीं करता, एक्स इक्वल टू 1 के आसपास देखिए आप, ध्यान से समझना इस चीज को। x इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू, अगर एक्स मेरा सॉल्यूशन
अगर x मेरा if x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाती है, ये होती है। तब f ऑफ x मेरा क्या हो जाता है, x अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x। यही डेफिनेशन आपकी माइनस x से छोटे और माइनस 1 पर भी है ना। तो दो बार है, x इक्वल टू 1 या 1 से बड़े पर और माइनस 1 माइनस 1 से छोटे पर। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे मॉड आ रहा है, इस मॉड की 1 और 1 से बड़े के लिए कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तब तो x आपका हमेशा जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ, x अगर माइनस 1 और माइनस 1 से छोटा है तब ये मॉड की जरूरत है, क्योंकि तब x आपका जो नेगेटिव होगा और ये मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा। तो यहाँ जब x आपका ग्रेटर देन 1 में बोल रहा हूँ तो x आपका पॉजिटिव ही है, तो इस मॉड को तो अपन हटा सकते हैं, तो इसको मैं ये बोल सकता हूँ x इज इक्वल टू 1 प्लस x हो जाएगा, ठीक है ना। मगर आप दूसरी तरफ देखें तो मेरे पास एफ एक्स की डेफिनेशन एक्चुअली ये आ गई, ये है मेरा एफ ऑफ एक्स। मगर एफ एक्स अगर मेरा, मैं ये बात करूं आपसे, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, और कहां तक लूं मैं, 0 के आसपास ले लेता हूँ। 0 माइनस 1 से 1 के लिए आपकी ये डेफिनेशन एक्टिव है, ध्यान से सुनिएगा। माइनस 1 से 0 के लिए आपके पास ये डेफिनेशन एक्टिव है, ये वाली। तो 0 से लेकर 1 के लिए भी ये डेफिनेशन एक्टिव है। तो एफ ऑफ एक्स आपका कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स आपका हो जाएगा एक्स अपॉन 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स। अब फिर मैंने एक्स तो मैंने हमें फिर से पॉजिटिव लिया है भाई, 0 से छोटा लेता तब इस मॉड की जरूरत थी, तो फिर से इसको हटा सकते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब ये बोल रहा है कि फंक्शन आपका एक्स इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो उसके लिए फंक्शन को बेटा कंटिन्यूस होना चाहिए, तभी तो होगा। और कंटिन्यूस नहीं है फंक्शन एक्स इक्वल टू 1 पे, क्यों नहीं है, अब देखिए आप। कंटिन्यूस कब होगा, जब एफ इक्वल टू 1 पर वही वैल्यू आ जाए जो 1 प्लस पर है और 1 माइनस पर है, फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए। मतलब x इक्वल टू 1 पे जहां से ये छोड़े ना वैल्यू को, ये एक से छोटा है, ये एक है, एक से पहले ये फंक्शन डिफाइंड है, और एक के बाद एक, और एक पर ये फंक्शन डिफाइंड है। तो एक पर जहां ये वैल्यू ब्रेक कर दे, छोड़ दे, वहीं से फिर ये वैल्यू को जो है पिक करके आगे बढ़ जाए। अब x इक्वल टू अगर 1 रखेंगे तो ये कितना दे रहा है x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे ये तो 1/2 दे रहा है, और x इक्वल टू 1 पे ये देखना वैल्यू कहाँ छोड़ा, रख के देखो आप, x इक्वल टू जैसे ही 1 रखोगे, ये 1/1 ये नॉट डिफाइंड हो गया आपका। और नॉट डिफाइंड हो गया तो उसका मतलब क्या है, ये तो वैल्यू को इनफाइनाइट पे लेके चला गया, और ये वैल्यू को 1/2 पे पकड़ रहा है, तो ये फंक्शन तो आपका नॉट डिफाइंड, डिसकंटिन्यूअस हो गया। और अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तो मैं करके दिखा देता हूँ, देखो अभी f ऑफ 1 प्लस h, मतलब 1 प्लस पे वैल्यू चेक कर रहा हूँ कितनी है, मतलब लिमिट, ओहो, एफ ऑफ 1 प्लस मैं आपको करके दिखाता हूँ, एफ ऑफ 1 प्लस कितनी वैल्यू है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस h लिख सकते हैं इसको। तो 1 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन एक्टिव है, ये वाला फंक्शन एक्टिव हो जाएगा, तो यहाँ पर रख देता हूँ लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h अपॉन 1 प्लस h, कितना हो गया ये, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h अपॉन 2 प्लस एच। अब एच को 0 रख दो, कोई समस्या नहीं, अगर 0 भी हो जाएगा तो ये तो तब भी 1/2 है, फाइनाइट नंबर है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब एफ ऑफ 1 माइनस लिख रहा हूं मैं, मतलब एफ 1 माइनस एच, इसकी वैल्यू मैं देख रहा हूँ, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच। और ये फंक्शन कौन सा एक्टिव हो जाएगा, ये वाला, एक से छोटे के लिए ये वाला फंक्शन एक्टिव है, ये वाला। तो 1 माइनस एच मुझे इसमें रखना पड़ेगा, तो एफ, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह 1 माइनस है तो 1 माइनस h अपॉन 1 माइनस h, कितना हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h अपॉन ये हो गया h। तो 1 माइनस h ऊपर क्या है आपके पास, 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर, डिनोमिनेटर में क्या है, बहुत छोटा सा नंबर, तो ये तो आपके पास इन्फिनिटी चला गया ना भाई। ऊपर क्या है मेरे पास, 1 से बहुत थोड़ा सा छोटा नंबर, तो मैं 1 माइनस बोल सकता हूँ, छोटा सा नंबर, और नीचे तो h बहुत छोटा नंबर है ना, तो ये तो फाइनाइट अपॉन तकरीबन 0 नंबर है ना, बहुत छोटा नंबर, तो ये तो इनफाइनाइट की तरफ चला गया। तो आपका क्या हुआ, ये एफ ऑफ 1 प्लस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस, एफ ऑफ 1 प्लस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस। तो क्या इसका मतलब, फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, और जब कंटिन्यूअस से नहीं है सो नॉट डिफरेंशिएबल, सॉरी 0 नहीं, x इक्वल टू 1 की बात कर, सो नॉट डिफरेंशिएबल।
डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। इसका मतलब f डैश 1 जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता आपका। हो गया क्वेश्चन आपका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी सी। थ्योरी थ्योरी पार्ट है उसको कवर कर लेते हैं। आज एक चैप्टर आपका जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ दिन इसके क्वेश्चंस आंसर्स चलेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी, शेयरबिलिटी ओवर एन इंटरवल, ठीक है। तो पहले क्लोज इंटरवल फिर ओपन इंटरवल में देख लेंगे। पहला, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट या फिर इन open interval a comma b if f of x is differentiable at each and every point of x belongs to a comma b। जब a comma b की मतलब इस ओपन इंटरवल के हर पॉइंट पर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो जाएगा, मगर क्लोज में थोड़ा सा अलग जाता है रूल। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल in closed interval a comma b if fx is right differentiable, मतलब right hand differentiable at x equal to a and left hand differentiable, या फिर left differentiable भी बोल सकते हैं इसको, differentiable at x equal to b। अब इसका मतलब समझिए, क्लोज इंटरवल में डिफरेंशियबिलिटी चेक कैसे करी जाती है। जैसे सपोज ये a है, ये b है, ये आपका कोई ग्राफ है। तो देखिए टर्मिनल पॉइंट पे एक फंक्शन की कभी भी डिफरेंशियबिलिटी चेक नहीं कर सकते आप। डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है कि उस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप है वो यूनिक होना चाहिए, मगर ये टर्मिनल पॉइंट पे तो आप जितनी चाहे उतनी टेंजेंट खींच सकते हो। तो अगर टर्मिनल पॉइंट पे तो कभी भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा इसका मतलब। तो इस चीज से बचने के लिए मैथमेटिशियन ने यहाँ पर एक रूल बनाया है, और वो रूल क्या है कि भाई अगर टर्मिनल पॉइंट पे कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो या तो ये डिक्लेयर करो कि टर्मिनल पॉइंट पे कभी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, है ना। मगर फिर उसमें समस्या क्या है कि सपोज फंक्शन मेरा आगे तक जा रहा है ऐसे, और मुझसे ये पूछा गया है कि x इक्वल टू ए से लेकर के ये b, केवल इस या इससे और इसके बीच में डिफरेंशियबिलिटी चेक करो। तो अब टर्मिनल पॉइंट नहीं है ये, अब ये टर्मिनल पॉइंट नहीं है क्योंकि ग्राफ तो आगे का भी है, मगर रीजन आपने केवल इसे लेकर के बी तक सेलेक्ट किया है। तो इस चीज से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, टर्मिनल पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी चेक ही नहीं करेंगे। तो कहां करेंगे, तो कहां करेंगे, ए पर नहीं करेंगे, ए प्लस पे करेंगे। और ए प्लस पे जो डिफरेंशियबिलिटी है वन साइडेड डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, और वो एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए। अगर फाइनाइट नंबर आ गया तो फंक्शन आपका x इक्वल टू ए पर डिफरेंशियबिलिटी है। सिंपली बी पर इधर से तो कर नहीं सकते, इधर से करेंगे बी माइनस पर। तो इसका मतलब क्या है, एफ डैश ए प्लस इक्वल टू अ फाइनाइट नंबर होना चाहिए आपका। इसी तरीके से एफ डैश बी माइनस, ये भी आपका एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए। अगर ऐसा है और ए से लेकर के बी के बीच में हर पॉइंट पर अगर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है तो वो ए क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा, कोई इसमें समस्या नहीं है। ये है भाई बात, इस रूल को याद रखिएगा, ये आपका क्वेश्चंस में यूज होता है ये, ठीक है ना। एक नोट लिख लेते हैं, 2-3 नोट्स हैं वो लिख लेते हैं नोट। इफ f of x and g of x both are differentiable at x equal to a, then f of x plus minus g of x, दूसरा f of x into g of x
तीसरा एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, all are all are differentiable at x इक्वल टू ए। ये सब आपके डिफरेंशिएबल हो जाएंगे, फिर तो कुछ सोचना चाहिए। बट फॉर एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, जी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसने क्या बोला कि आपके पास अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, अगर ये दोनों आपके पास एक्स इक्वल टू ए पर जो है वो डिफरेंशिएबल है, तो आप एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ये सब आपके जो है एक्स इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल हो जाएंगे। मगर एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स जो है वो एक्स इक्वल टू ए पर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। बस ये उसने बात बोली है आपके पास। हाँ हाँ, एक्स इक्वल टू ए पर वो है, वो जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। बस इतनी सी बात बोली है उसने, है ना। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप जानते हैं यू अपॉन वी का फॉर्मूला है। जब आप इसको यू अपॉन वी का फॉर्मूला लगाते हैं तो नीचे क्या आता है आपका, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर आता है। आपको याद हो तो जी ऑफ एक्स के स्क्वायर से वो अगर वो जीरो हो गया तो फिर वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा जी ऑफ है, इसलिए नहीं होना चाहिए, है ना। आई होप ठीक है। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बोथ और एनी वन is not differentiable at x equal to a, then f of x plus minus g of x, f of x plus minus g of x, नहीं इसको नहीं, इसको देखो, f of x dot g of x and f of x upon g of x may or may not be differentiable at x equal to a। ठीक है, क्या मतलब है इस चीज का? ठीक है, अगला इसका मतलब ये है कि अगर एक फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, या तो ये दोनों एक्स इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल नहीं हो या फिर इनमें से कोई एक हो, तो इनके जो प्रोडक्ट करने पे, इनके मल्टीप्लाइड करने पे जो नया फंक्शन बनता है वो एक्स इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों ही डिफरेंशिएबल नहीं है या ये दोनों में से कोई एक डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये दोनों भी डिफरेंशिएबल नहीं होंगे, नहीं, ये गलत है कहना। ये दोनों मिलकर के ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जो आपका एक्स इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल हो जाए। ठीक है ना, एट एक्स इक्वल टू ए, एट एक्स इक्वल टू ए। अगला, इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, इसको अलग से लिखना पड़ेगा पॉइंट को, बोथ आर नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, देन एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स may be, may or may not be differentiable at x इक्वल टू ए। देखिए, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, इन दोनों में से कोई एक डिफरेंशिएबल है और दूसरा नहीं है, या दोनों ही डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इन दोनों ऑपरेशन के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। ये डिफरेंशिएबल हो भी सकता है नहीं। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स ये दोनों डिफरेंशिएबल नहीं है तो इनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं। मगर तीसरा एक और केस बनता है, इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, मतलब एफ ऑफ एक्स तो आपका डिफरेंशिएबल है, शीएबल, बट g of x is not differentiable at x equal to a, then
एक है और दूसरा नहीं है, तब तो फिर ये पक्का है कि एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, तब तो नहीं होगा डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, अगर दोनों डिफरेंशिएबल नहीं है तब तो इसको याद रखने का अच्छा तरीका, अगर दोनों ही डिफरेंशिएबल नहीं है तो इनके बीच में ये ऑपरेशन हो या ये ऑपरेशन हो या फिर ये प्लस वाला ऑपरेशन हो, ये वाला कुछ नहीं कहा जा सकता, डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर इन दोनों में से कोई एक डिफरेंशिएबल है दूसरा नहीं है तो इस और इस ऑपरेशन के लिए तो नहीं कहा जा सकता कुछ भी, मगर ये वाला ऑपरेशन तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आते हैं, अगली मीटिंग में वो क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू गाइस।